बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो आपको पता है कि YF-23 के ऊपर है। मैं समझता हूँ कि YF-23 जो था वो ज्यादा स्टेल्थियर प्लेन था, उसकी रेंज ज्यादा थी और खासतौर पर सुपरसोनिक के ऊपर उसकी रेंज बहुत ज्यादा थी। उसके अंदर जो गैजेट्स लगे हुए थे वो बिल्कुल F-22 वाले थे। सेम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कर सकता था, सेम सिग्नल इंटेलिजेंस कर सकता था। बल्कि जो F-22 का जो रेडार है APG-77 रेडार, ये रेडार बेसिकली YF-23 के लिए डिजाइन किया गया था। यानी कि F-22 के रेडार को बनाने वाली कंपनी नॉर्थरॉप है। ये रेडार जो था बेसिकली YF-23 के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन फिर जब ये जहाज सिलेक्ट नहीं हुआ तो फिर ये रेडार F-22 के अंदर इंस्टॉल कर दिया गया। बेसिकली मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो अपना प्रोजेक्ट उनके तहत एक जहाज डिजाइन कर रहा है, 5th जनरेशन जहाज डिजाइन कर रहा है, उसका डिजाइन भी तकरीबन कहते हैं YF-23 जैसा ही है। इसको मैं एलियन मिशन इसलिए कहता हूँ, अगर आप इसको गौर से सामने से देखें तो ये आपको ऐसा लगेगा कि ये इस दुनिया से है ही नहीं, ये इस दुनिया से कोई बाहर की चीज है। आज तक मैंने इस जैसा डिजाइन जो है वो नहीं देखा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये F-22 से बहुत ज्यादा स्टेल्थियर था। ये सिर्फ मैं नहीं कहता बल्कि सारी दुनिया कहती है कि ये F-22 से बहुत ज्यादा स्टेल्थियर था, इसकी रेंज ज्यादा थी और इसके अंदर जो गैजेट्स लगे थे वो उसके बराबर के थे। पाकिस्तान एयरफोर्स को भी चाहिए, अगर वो अपना कोई जहाज डिजाइन कर रही है तो वो, और जो वो कर भी रही है, जो कि हमने देखा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो अपना जहाज डिजाइन कर रही है उसकी तकरीबन शक्ल YF-22 से मिलती है। लेकिन उसमें एक मसला है कि उसके अंदर कैनार्ड्स है। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है जो जहाज बनाए वो कैनार्ड्स के बगैर बनाए। ठीक है, डॉग फाइट जरूरी है, लेकिन आने वाले दिनों में जो BBR मिसाइल्स होंगे वो इतने ज्यादा जबरदस्त हो जाएंगे कि आपको ऑलमोस्ट डॉग फाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर डॉग फाइट की जरूरत पड़े भी, क्लोज एंगेजमेंट आपकी हो जाए, तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि आप दूसरे एसेट्स आगे लेके आ सकते हैं, जैसे कि GF-17 थंडर या F-16 या कोई और इस तरह से आप जो भी आपके पास उस वक्त हो। स्टेल्थ फाइटर के अंदर कैनार्ड्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये एक मूविंग चीज है और जो भी मूविंग पार्ट होता है स्टेल्थ फाइटर के अंदर वो स्टेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करता है। तो अगर YF-23 इतना ज्यादा जबरदस्त जहाज था तो फिर इसको क्यों रिजेक्ट किया गया और लॉकहीड मार्टिन के जहाज को क्यों एक्सेप्ट किया गया, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ये सारा डिपेंड करता है डिजाइन फिलोसफीज के ऊपर। जो नॉर्थरॉप की डिजाइन फिलोसफी थी, बेसिकली नॉर्थरॉप जो कंपनी थी उसका मालिक जो था, उसका जो इन्वेंटर था, जो उसका शुरू करने वाला था, वो था जैक नॉर्थरॉप। उसने 1939 के अंदर ये कंपनी शुरू की। वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा नहीं था, लेकिन उसको बहुत ज्यादा शौक था एविएशन का और वो डिजाइन खुद से बनाता था। उसका जो मेन एक पसंदीदा डिजाइन था वो था फ्लाइंग विंग। उसने एक जहाज डिजाइन किया था YB-49, जो कि बेस बना अल्टीमेटली B-2 बॉम्बर का। और B-2 बॉम्बर जो है, अब जो उनका B-21 बॉम्बर आ रहा है वो भी एक फ्लाइंग विंग डिजाइन ही होगा। B-2 को भी नॉर्थरॉप ने बनाया था और B-21 को भी नॉर्थरॉप ही बना रहा है। इन दोनों कंपनीज की, यानी कि नॉर्थरॉप और लॉकहीड की बहुत ज्यादा राइवलरी थी, जैसा कि आपको पता है बड़ी कंपनियों की होती भी है। तो जब ये इसका किक स्टार्ट कर दिया गया ATF प्रोग्राम, दोनों जो थे जो जहाज की जो उनकी फिलोसफी थी वो अलग अलग थी। F-22 जो बना उसकी फिलोसफी F-117 वाली थी, यानी कि शार्पली एंगल्ड सरफेस थी उसके ऊपर। और जो YF-23 था उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी वो B-2 से मिलती थी, यानी कि स्मूथ और अनब्रोकन सरफेस थी, यानी कि ऑलमोस्ट गोलाई जैसी होती है। ये एक जहाज था, मैंने एक आपको वीडियो बना के दी थी, एक्स प्लेन्स के नाम से मैंने वीडियो बना के दी थी। बहुत पहले की बात है, मेरी वीडियोस उस वक्त इतनी कह लें उनकी वॉइस क्वालिटी अच्छी भी नहीं थी होती, लेकिन आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर एक एक्स प्लेन था टैसिट ब्लू, वो नॉर्थरॉप ने बनाया था। सीक्रेट प्लेन था, लेकिन उसकी वीडियो मैंने आपको बना के दी भी, आप देख सकते हैं। B-2 का डिजाइन टैसिट ब्लू पे बेस करता था और YF-23 का डिजाइन B-2 के ऊपर बेस करता था। यानी कि बेसिकली जो स्टडी टैसिट ब्लू के लिए नॉर्थरॉप ने की थी, उस स्टडी को उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया B-2 के अंदर और उसी स्टडी को उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया YF-23 के अंदर। YF-23 का जो रेडार क्रॉस सेक्शन था वो बिल्कुल एक स्पाइडर जितना था, इसलिए इसका नाम उन्होंने ब्लैक विडो 2 डाल दिया। अब इसके दो प्रोटोटाइप्स जो थे वो तैयार किए गए, एक PAV-1 जो कि प्रैट एंड विटनी इंजन के साथ था, दूसरा PAV-2 जो कि जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन के साथ था। ये दोनों इंजन जो थे ये तकरीबन एक साथ 70,000 पाउंड ऑफ थ्रस्ट जो थे वो जनरेट करते थे। ये इक्वल है 40,000 हॉर्स पावर के और ये इक्वल है एक नेवी डिस्ट्रॉयर की पावर के। आप समझ सकते हैं कितनी पावर ये जनरेट करते थे इंजन्स। YF-23 के अंदर जो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर लगाए गए थे वो बेसिकली सुपर कंप्यूटर थे और वो किसी बिल्डिंग के अंदर नहीं थे रखे गए, उन्होंने हवा के अंदर उड़ना था। नॉर्थरॉप ग्रामन के एक मैंने ऑफिशियल को सुना था, उसने कहा था कि YF-23 के अंदर जो सुपर कंप्यूटर हमने लगाया हुआ था उसकी कंप्यूटिंग पावर पूरी नॉर्थरॉप कंपनी के अंदर जितने कंप्यूटर से उनसे ज्यादा थी। एक मैं आपको बात बता दूं इनके इंजन के हवाले से कि ये जो YF-23 के जो इंजन थे इनके अंदर थ्रस्ट वेक्टरिंग नहीं थी। इसके अंदर उन्होंने एक खास टेक्नोलॉजी यूज की थी जिसको टाइल्स कहते हैं, यानी कि इसके आउटलेट के ऊपर उन्होंने टाइल्स लगाई थी। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये टाइल्स क्या करती थी, जो हवा इंजन से बाहर निकलती थी उसको कूल कर देती थी। यानी कि अगर कोई पीछे साइड वाइंडर आ रहा है या हीट सीकिंग मिसाइल आ रहा है तो इंजन से जो आउटलेट से जो हवा बाहर आए वो ठंडी होकर बाहर आए और ये जो टाइल्स लगी हुई थी ये उनको मजीद ठंडा कर दे। YF-22 और YF-23 का जो एंगल ऑफ अटैक था वो हाई एंगल ऑफ अटैक के ऊपर मिसाइल फायर
फायर कर सकते थे। और जो YF-23 था, ऑल्दो उसके अंदर YF-23 के अंदर आप कह सकते हैं कि थ्रस्ट वेक्टरिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी जो उसकी वी टेल कॉन्फ़िगरेशन थी वो उसको इतना ज्यादा उसने मैनूवरेबल बना दिया हुआ था, और उसके बड़े बड़े जो आप देख सकते हैं वी टेल्स थी, जिसकी वजह से वो हाई एंगल ऑफ अटैक जो था वो अचीव कर सकता था। ये एक टेक्निकल टर्म है, इसको आप अभी छोड़ दें। बहुत ज्यादा खर्चा था इस कंपनी का, तकरीबन $1 मिलियन एक दिन का खर्चा होता था, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव ये प्रोग्राम था। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि YF-23 रिजेक्ट क्यों हुआ। 2-3 मेन वजह थी। उस वक्त नॉर्थरॉप ग्रमन B2 के ऊपर काम कर रहा था, और B2 की कॉस्ट जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अमेरिकन एयरफोर्स इस वजह से नॉर्थरॉप से खुश नहीं थी, लेकिन B2 अल्टीमेटली एक बहुत जबरदस्त जहाज था। दूसरी वजह जो थी वो F117 की परफॉर्मेंस थी इराक में, और उसकी वजह से अमेरिकन एयरफोर्स जो थी, क्योंकि जुबान ज़द-ए-आम हो गया था कि लॉकहीड मार्टिन का जो जहाज है उसने बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया इराक के अंदर, तो लॉकहीड मार्टिन का जो ग्राफ था आप कह सकते हैं वैसे ही मीडिया ने ऊपर कर दिया था, और मीडिया आपको पता है कि जो चाहे कर सकता है। और एक और मेन वजह थी, वो ये थी कि जो लॉकहीड की रेपुटेशन थी, क्योंकि लॉकहीड बड़ी कंपनी थी, वो ये समझते थे अमेरिकन एयरफोर्स वाले कि लॉकहीड एक बड़े प्रोजेक्ट को आसानी से और बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है। ये वजह थी। लेकिन इवन देन मैं समझता हूं कि जो YF-23 था वो स्टेल्थली ज्यादा बेहतर था, उसकी रेंज ज्यादा थी, वो सुपरसोनिक ज्यादा बेहतर तरीके से जा सकता था। उसके अंदर जो चीजें थी, यानी कि जो उन्होंने गाइडलाइंस दी थी अमेरिकन एयरफोर्स ने कि हमें इस तरह का जहाज चाहिए, उस गाइडलाइंस के ऊपर YF-23 ज्यादा उतरता था। YF-22 उन गाइडलाइंस के ऊपर ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं उतरता था, लेकिन अल्टीमेटली कुछ वजूहात की बना पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि B2 की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई थी, F117 की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, और लॉकहीड की एक रेपुटेशन थी, जिसकी वजह से अमेरिकन एयरफोर्स ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो लॉकहीड को दे दिया, और नॉर्थरॉप ये कॉन्ट्रैक्ट लूज कर गई। लेकिन मैं समझता हूं कि YF-23 जो था वो एक एलियन मशीन था। इसका जो डिजाइन था, मैंने आज तक इससे खूबसूरत डिजाइन कम ही देखे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।